फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स दीपावली तो आप लोगों की बहुत अच्छी बीती होगी। आप लोगों ने खूब मिठाई खाई होगी, जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि त्यौहार ऐसा होता ही है। दीपावली त्यौहार मिठाई खाने का पर्व ये है। शाम को जो है पूरी सब्जी बढ़िया से बनता है, खीर पकवान बनता है, मिठाई भी बनती है ना। आप लोग जो है दीपावली के बाद आपकी ये दूसरी क्लास है, दीपावली की पहले क्लास और हुई है। तो आप सभी लोग जो घर से रह के तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लोग जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं वो अपने मेरे ख्याल से कमरे पहुंच गए होंगे। लाइब्रेरी वगैरह जो लोग किए होंगे, लाइब्रेरी वगैरह में पहुंच के पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसको भी दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ देना हो उसके पास एकदम समय नहीं है। फार्म तो आने ही वाला है, अब फार्म भराएगा ना। अब दिसंबर में आपका जान ही रहे, दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है जाड़े वाला, इसमें ठंडी भी रहती है। तो ये पढ़ाई का बहुत अच्छा समय, ना तो बहुत ठंडी है ना तो बहुत गर्मी है। आप लोग जो है पढ़ाई में एकदम तल्लीन हो जाइए, यानी कि एकदम बढ़िया से लग जाइए इस समय जो है पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत ठंडी भी नहीं। उधर क्या है ना, हो सकता है अधिक ठंडी पड़ने लगे, फिर रजाई में मूड़ी डाले रहेंगे तो रजाई में से निकलने का इच्छा ही नहीं करेगा, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगी, है ना। तो वो बहानेबाजी अभी तो चल नहीं सकता, अभी तो ठंडक है नहीं कि जो है ठंडी लगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, हम लोग छोटे बच्चे हैं भाई, हम लोग बड़े हो गए हैं, खुद के जिम्मेदार हो गए हैं, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। अब प्रतियोगी छात्र हो गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम है कि बेटा उठ जाओ बेटी उठ जाओ, जो है ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से करिए जो है, और उम्मीद करिए दिसंबर वाले में अगर जेआरएफ तो ज़रूर मार दीजिए। अगर किसी कारण जेआरएफ रह जाए तो नेट तो हो ही जाना चाहिए आप लोग। मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों का तो नहीं होगा तो फिर और किसका होगा, ठीक है। तो आइए, ये आप सभी में जो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से तैयारी करते हैं, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं समाजशास्त्र लेकर आता हूँ। आप लोग जान ही रहे हैं, जो आप में से यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी डीडीसी केबीएस एनबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, एमपी से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, अगर आप तैयारी करते हैं तो हर एक जो समाजशास्त्र से आप लोग तैयारी करते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मैं इसका जो प्रश्न उत्तर लेकर आता हूँ ये आपको कराता हूँ। जैसे आज ये प्रश्न उत्तर जो लेकर आया हूँ स्पेशली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेशली किसके लिए, ये जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछाए गए प्रश्न उत्तर हैं। लेकिन जब मैं इसका व्याख्या करता हूँ, व्याख्यात्मक करता हूँ, तो इसमें आपका हर एग्ज़ाम के लिए प्रश्न निकल आते हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि ये जो है, जैसे पीजीटी क्या है, पीजीटी में राइटर पूछ लिया कि इस कोई बुक पूछ लिया, पूछा इसके राइटर कौन है, तो आप जो है उस पीजीटी में तो बता देंगे, क्योंकि मैं इसमें हर एक राइटर और हर एक बुक का जो है बहुत अच्छे से आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें पूछ ले संरचनाकरण जो है, जैसे पीजीटी में कैसे पूछेगा, संरचनाकरण जो है किसकी अवधारणा है, कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप जो है सीधे से बता देंगे एंथोनी गिडेंस महोदय हैं। क्योंकि अब हर एक जैसे इसमें मिलान है पूछे, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि स्पेशली अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो केवल उन्हीं के लिए। तो आप सोशियोलॉजी से हर एक एग्ज़ाम अगर देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्लास में स्पेशली आप सभी को बता दूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये आज की क्लास है। तो आइए देखते हैं आपका जो है प्रश्न उत्तर नंबर क्या है, क्या शुरुआत है। आप लोग देखिए, ये सोशियोलॉजी की क्लास है, मैं पहले से इंडिकेट अब ये बता दें यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वगैरह के यही है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक व्याख्यात्मक श्रृंखला है। मैं देखिए इसमें सब लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो ये क्लास किसके लिए है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टि से। सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग इसको जो है मिस ना किया करिए, क्लास जरूर देखा कीजिए और क्लास शुरू करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाया कीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते जाया कीजिए आप लोग, ठीक है। इससे आपको काफ़ी एग्जाम के समय बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक छोटा सा नोट्स बन जाता है, परीक्षा के समय आप रिविज़न कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस सेट तो साल भी कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जरूर साल किया करिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से जो मैं आपको करा रहा हूँ प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस सेट ही मान लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है जो है, क्या पता यहीं से प्रश्न आ जाए और कल को अगर आप देखें कहेंगे अरे यहाँ तो मिल गया, और नहीं तो फिर बाद में देखेंगे कहें अरे काश पढ़ लिए होते, क्लास कर लिए होते तो इसका बेनिफिट मिल गया होता। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को मिल सके। और क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी की एक लाइक जो है हमारी ताकत है, ठीक है। और क्लास के अंत में अपनी जो है कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1
क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर एक ये है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आज आपका, पेन का कलर चेंज कर लें क्या, चेंज कर लेते हैं पेन का कलर और थोड़ा पतला कर देते हैं आप सभी के लिए। और कलर कौन सा कर दें आप सभी का, ये कलर ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है, ये शिल्पकार किसे माना जाता है। अब ये तो पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा थोड़ी है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए स्पेशली यहीं आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न, है ना। तो आपका ये देखिए प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है, प्रघटना विज्ञान का। तो आपके ऑप्शन ए है पीएल बर्जर महोदय, ऑप्शन ए बी है अल्फ्रेड शूट महोदय, ऑप्शन सी है एंथोनी गिडेंस महोदय है, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट महोदय जो हैं ये हैं, अल्फ्रेड शूट में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड शूट महोदय। क्योंकि प्रघटना विज्ञान के जो प्रमुख शिल्पकार के रूप में अल्फ्रेड शूट महोदय को जाना जाता है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। और इनकी जो ये क्या कहते हैं घटना प्रघटना विज्ञान के जो प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं आपके एडमंड हर्शल महोदय माने जाते हैं वैसे। और इनका जो ये बुक है क्या है, आइडियाज़ इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, इन्होंने इसमें दर्शन शास्त्रीय प्रघटना शास्त्र का जन्म दिया है ये हर्शल महोदय, ठीक है। लेकिन परंतु समाजशास्त्र में घटना विज्ञान, ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र में घटना विज्ञान को जो पुष्पित और पल्लवित यानी पाला पोसा है, जो उसको विकसित किया है जिन्होंने, उसका श्रेय किसको जाता है, अल्फ्रेड शूट महोदय का। इसलिए प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है, अल्फ्रेड शूट महोदय का, ना कि एडमंड हर्शल महोदय का। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देंगे, ठीक है। इनकी पुस्तक जो आपका ये जो द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड है, इसमें समाजशास्त्री प्रघटना शास्त्र का इन्होंने जब पूर्ण रूप से विकसित कर रखा है। और प्रसूर का प्रघटना विज्ञान का जो है शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, यानी शिल्पकार के रूप में माना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी का क्या है। आइए ये प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आप सभी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ये भी अल्फ्रेड शूट से है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का, ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फ्रेड शूट के अनुसार मैक्स वेबर ने निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा है। क्या कह रहा है प्रश्न, अल्फ्रेड शूट के अनुसार मैक्स वेबर ने निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा है। तो क्या है, ऑप्शन ए एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है वे स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते, ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही, यानी ये कह रहा है कि ये आपका ए भी सही है बी भी सही है, ऑप्शन सी ये कह रहा है आपका। और ऑप्शन डी कह रहा है आपका उपरोक्त कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी गलत हैं। तो इसमें से प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप सब बताइएगा क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी जो आंसर है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। कैसे सही है, क्योंकि शूट की जो अल्फ्रेड शूट महोदय जो इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, अभी बताया ही हूँ, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। इसमें ये मैक्स वेबर की क्रिया संबंधी विचारों की जो है बहुत आलोचना की है, आलोचना के साथ प्रस्तुत किया है। और जो आपका घटना विज्ञान संबंधी सोच के विचार हैं, जो उसको उन्होंने केंद्र बिंदु में रख के उनके व्यवहार का अध्ययन दिन प्रतिदिन की दैनिक क्रिया के आधार पर कर रखा है। और सूर्य महोदय जो सामाजिक क्रिया का अध्ययन में कहते हैं कि मैक्स वेबर की जो तथ्य की व्याख्या करने में विफल रहे हैं। अल्फ्रेड शूट महोदय कहते हैं कि मैक्स वेबर महोदय इस तथ्य की जो इसमें प्रघटना विज्ञान की व्याख्या करने में विफल रहे हैं, और एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है ये इनको नहीं मालूम है, ये सूर्य महोदय कहते हैं, ठीक है। तो और कहते हैं कर्ता स्वयं और अन्य के बीच एक अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करता, इन दोनों का ही आधार बनाकर वेबर ने प्रघटना विज्ञान का विकसित कर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप प्रश्न नंबर 2 भी समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सम्मान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। ये प्रश्न 3 आपका है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पीटर बर्गर महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है अल्फ्रेड शूट, ऑप्शन सी कह रहा है हेनरी मॉर्गन, ऑप्शन डी कह रहा है इरविन गॉफमैन।
तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक दैनिक जीवन और संस्थाओं की, ध्यान दीजिएगा, संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो ऑप्शन ए पीटर बर्गर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड स्टूज, ऑप्शन सी हेनरी मॉर्गन, ऑप्शन डी इरविन गॉफमैन। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर पता होगा, आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे अक्सर। तो ऑप्शन ए पीटर बर्गर महोदय हो जाएंगे इसका आंसर। ये ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा लोग, पीटर बर्गर महोदय। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके देखिए पीटर बर्गर महोदय क्या है, ये घटना क्रियावादी समाजशास्त्र के उत्थान में जो है आपके पीटर बर्गर महोदय का बहुत अमूल्य योगदान माना जाता है। बर्जर महोदय की जो पुस्तक है, आप इस पुस्तक को नोट करके रखिएगा। मैंने कहा ना कि ये है तो यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न, लेकिन देखिए पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्जाम देते हैं सब में ये काम आएगा। तो इनकी पीटर बर्जर महोदय की क्या पुस्तक है, नोट कर लीजिए, द सोशल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियलिटी, ठीक है, अर्थात जो है विद लकमाइन भी कहा जाता है, ठीक है इसको। तो वास्तविक पुनर्गठन के विषय में इन्होंने कहा है, कौन, आपके पीटर बर्गर ने, कि क्या कहा कि वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को निर्मित करते हैं, कौन सी, वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को निर्मित करते हैं और वास्तविकता को बांटते हैं, जो कि अनुभवात्मक रूप से वस्तुनिष्ठ तथ्य और वस्तुनिष्ठ अर्थ के रूप में हैं। इसी क्रम में वे दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, कौन, आपके पीटर बर्जर महोदय। और इन्होंने पीटर बर्जर ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 चरणों की व्याख्या किया है। कौन कौन से 3 चरण द्वंद्वात्मक का पीटर बर्जर महोदय के, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। बाह्यकरण नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्यकरण और नंबर 3 आंतरिकरण। जो है 3 प्रक्रिया है, बाह्यकरण और नंबर 2 जो है लक्ष्यकरण, नंबर 3 आंतरिकरण। इसको नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा ये, ठीक है, परीक्षा में काफ़ी सहयोग करेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है कि हेराल्ड गारफिंकल ने निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय परिघटना माना है। ये कौन है, हेराल्ड गारफिंकल महोदय, निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय परिघटना माना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है संस्थाओं द्वारा निर्मित सामाजिक तथ्य, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सामाजिक क्रियाओं की वस्तुनिष्ठता को मानना, ऑप्शन डी कह रहा है सदस्यों द्वारा उपलब्धि और मूल्यों से सामाजिक क्रियाओं निर्मित होना। क्या कह रहा है ऑप्शन डी, सदस्यों द्वारा उपलब्धि और मूल्यों से सामाजिक क्रियाओं का निर्मित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर, आप लोग नोट करके रखिए, ऑप्शन बी ये सही आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि जो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं, जो इनकी एक रचना, जो एक पुस्तक है स्टडीज इन इथनोमेथोनोलॉजी, क्या है पुस्तक, नोट करके, स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी में ये जो है लोकविद विज्ञान संबंधी विचारों को इसमें विस्तार पूर्वक से दे रखे हैं ये। और गारफिंकल महोदय कहते हैं लोकविद विज्ञान का जो है जनक भी माना जाता है। किसको, गारफिंकल महोदय को लोकविद विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसको नोट करके रखिए, क्या माना जाता है, जनक, ठीक है, नोट करके रखिएगा ये गारफिंकल महोदय को, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है, इसलिए आप नोट कर लीजिए। जो आपके इमाइल दुर्खाइम महोदय हैं, ये कहते हैं गारफिंकल सामाजिक तथ्यों को आधारभूत समाजशास्त्रीय परिगणना के रूप में देखते हैं इनको, कौन, इमाइल दुर्खाइम महोदय से। और ये क्या कहते हैं दुर्खाइम महोदय, कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए, कहते हैं क्योंकि सामाजिक तथ्यों की जो वस्तुनिष्ठता की व्याख्या का आधार है एक नश्वर साधारण समाज का अध्ययन संभव है, ये कहते हैं। आपकी कौन, ये किसका था, ये इमाइल दुर्खाइम महोदय का था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 4 जो है प्रश्न उत्तर नंबर, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आज ये यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार कहता हूँ। यूजीसी नेट जो दिसंबर में जिन भी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को देना है, और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, पीजीटी भी लगा, वो सब इस क्लास को मिस ना करें, ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार निर्जातीय प्राणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख है।
ये किसका कह रहा है, देखिए हेराल्ड गारफिंकल महोदय फिर हैं, इन्हीं के अनुसार कह रहा है निर्जाति प्राणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वे आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा है निर्जात शास्त्रीय विवरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि वे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये ऑप्शन सी कह रहा। ऑप्शन डी क्या कह रहा, उपरोक्त सभी सही है, यानी कि तो इसमें से प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। ये भी हेराल्ड गारफिंकल के अनुसार है, निर्जातीय प्राणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सही है पूछ रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन ए सही है, वे आत्मवाचक रूप में उत्तरदायी होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर, आप लोग इसको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि जो आपके गारफिंकल महोदय हैं ये लोकविद विज्ञान के, आप मैंने बता ही दिया अभी पिछले प्रश्न में, गारफिंकल महोदय लोकविद विज्ञान के सूत्र की परिकल्पना विज्ञान का एक ही रूप मानते हैं। और वे कहते हैं कि लोकविद विज्ञान अनुभव आश्रित है, जिसमें समान ज्ञान तथा उन समझ प्रणालियों एवं विचारों का निकाय को शामिल करते हैं। और कहते हैं इसके माध्यम से जो साधारण सदस्य है जो इसका अर्थ और भाव निकालते हैं और निष्कर्ष के रूप में जो रास्ता ढूंढते हैं और उन दिशाओं में काम करते हैं जिसमें कहते हैं और स्वयं को पाते हैं, आपके गारफिंकल महोदय कह रहे हैं। उसी अर्थ में गारफिंकल लोकविद के अंतर्गत सदस्यों को आत्मवाचक अर्थ को दैनिक जीवन के अध्ययन में उत्तरदायी कारक मानते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए, वे आत्मवाचक के रूप में उत्तरदायी होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको 5 नंबर समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 6 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, ये सुमेलित का प्रश्न है, प्रश्न नंबर सी कि कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, तो ए बी सी डी इसमें है, तो इसमें ऑप्शन बी। तो प्रश्न नंबर 6 आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है देखिए पहले। प्रेजेंटेशन, प्रश्न है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो इरविंग गॉफमैन इसको बता रहा है, इरविंग गॉफमैन का, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा, क्या ऑप्शन बी कह रहा, द सोशल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। क्या कह रहा, द सोशल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, इसका पीटर बर्गर का बता रहा है, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा आपका द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, तो ये आप जानिए। और फिर सूर्य महोदय का भी आप पढ़े हैं, पिछले प्रश्न में देख ही रहे हैं। और ऑल ऑफ द, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन डी कह रहा कि सभी सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इसका को आप लोग सभी का आंसर जो इसमें मेरे ख्याल से जो थोड़ा पड़ता है सभी लोग इसका बता देंगे आंसर कि ऑप्शन डी सही है। इसका यानी कि सभी ये सही सुमेलित है, इसमें से जितने हैं कोई भी एक गलत नहीं सुमेलित है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी सही है, सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। और एक और आप ध्यान दीजिए, एक पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी, ये भी बहुत पूछता है, बराबर पूछा जाता है, हेराल्ड गारफिंकल महोदय का है, जो अभी आपको पीछे है, बता ही रहा हूँ, आप लोग पढ़ते आ ही रहे हैं। तो जो स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी है हेराल्ड गारफिंकल महोदय का, इसको भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लुई अल्थूजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ये जो है ये लुई अल्थूजर महोदय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है परिहितवाद, ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान मीमांसीय घटना, ऑप्शन सी कह रहा है दमनकारी राजतंत्र, ऑप्शन डी कह रहा है विचारधारा। तो कौन सी अवधारणा ऐसी है जो लुई अल्थूजर महोदय की नहीं है। प्रश्न नंबर 7 तो आप सब बताइएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर ए हो जाएगा, परिहितवाद। यानी कि परिहितवाद को क्या कहा जाता है, आप लोग इसको जान लीजिएगा, अल्ट्राइज्म कहा जाता है, ठीक है। और ज्ञान मीमांसीय घटना को क्या कहा जाता है, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ठीक है, कहा जाता है। दमनकारी राजतंत्र को जो है आप जान ही रहे हैं इसको। और विचारधारा आइडियोलॉजी हो गया, दमनकारी राजतंत्र को रिप्रेसिव स्टेट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग बता देंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ये परिहितवाद इसका आंसर है, जिसको जो है मैंने बता ही दिया, अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।
उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो आपके थोड़ा विस्तार कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से इसका। यहाँ से कोई प्रश्न बन रहा आपका प्रश्न नंबर 7 से, 20वीं शताब्दी के जो है सर्वाधिक मौलिक और प्रखर फ्रांसीसी नवमार्क्सवादी सामाजिक और दार्शनिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं कौन? लुई अल्थुजर महोदय, जो मानविकी और सामाजिक विज्ञानों कस्माई किंतु अत्यंत विवादास्पद सिद्धांत के रूप में अपनी छाप अंकित करते हैं। ये जो है विवादानी कस्माई व्यक्तित्व के रूप में भी इनको जो है इन्होंने बात करते हैं, कस्माई व्यक्तित्व के बातों को भी, ये 20वीं शताब्दी के, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जो इनकी क्या नाम है, ये मॉन्टेस्क्यू, जो मॉन्टेस्क्यू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री जो बुक्स है इन्हीं की है, किसकी? आप ध्यान दीजिएगा कि लुई अल्थुजर महोदय का। और फार्माइक्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलासफी एंड अदर एस्से, ये बुक का नाम है, आप लोग नोट करते जाइएगा। एस्से इन सेल्फ टिज्म, ये भी इनका है। क्या है? एस्से इन सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये इन्हीं का है। और ये जो है पोजीशन, अगली बुक है इनकी पोजीशन। इन सभी पुस्तकों का इन्होंने लेखन कार्य किया है। और ये मार्क्सवादी जो है, सच्चे मार्क्सवादी के रूप में, इस चिंतक के रूप में जाने जाते हैं आपके अल्थुजर महोदय। और ये इन्होंने जो है काफ़ी अंतराल के बाद जो है एक इस घटना को, अवधारणा को दिया है। इनको जो है तरुण मार्क्स की कृतियाँ इनकी जो है मानवतावादी और स्वप्नदर्शी के रूप में प्रदर्शित करती है, ऐसा माना जाता है। ये सच्चे मार्क्सवादी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तरुण मार्क्सवादी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके क्या तरुण मार्क्सवादी के रूप में जानते। इसके जो प्रौढ़ मार्क्सवादी की कृतियों के रूप में किसको जाना जाता है, ये आप जान ही रहे हैं, जो कार्ल मार्क्स वगैरह हैं उनको सूत्रपात किया है। और जो इनकी विचारधारा की जो अवधारणा रही है अल्थुजर महोदय के, जो केंद्रबिंद रहा है, उसको आप नोट करें। अल्थुजर कहते हैं, क्या कहते हैं कि विचारधारा मिथक नहीं है जैसा कि मार्क्स ने माना है, यह एक यथार्थता है, ये अल्थुजर कहते हैं। दमनकारी राजतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत अल्थुजर राज्य को मार्क्स की भांति वर्ग संघर्ष को एक विषय वस्तु के रूप में लेते हैं और बताते हैं कि राज्य के पास दमनकारी उपकरण के रूप में दमनकारी राजतंत्रीय तथा पुलिस, जेल, अदालत, कानून इत्यादि सम्मिलित है। ये कौन कहता है? आपके लुई अल्थुजर महोदय मार्क्सवादी से रहते हैं। और ये नए जो है लुई अल्थुजर नवीनीकरण के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए प्रतिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी रूढ़िवाद, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी आदर्शवाद, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, तो प्रतिव्यक्तिवाद को एंटी इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, आप जान ही रहे हैं। रूढ़िवाद को कंजर्वेटिज्म कहते हैं, ये भी जान रहे हैं। एकीकरण को जो है इंटीग्रेशन कहते हैं, ये भी आप जान रहे हैं। आदर्शवाद को आइडियोलिज्म कहते हैं, ये भी आप जान रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा जानेंगे तो ठीक रहेगा, एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन होता है तो देख लिया कीजिए। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, क्या है? एकीकरण, ठीक है। ये इसका आंसर ऑप्शन सी एकीकरण। एकीकरण को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्योंकि आज के समय नव प्रकारवाद जो मैंने अभी बताया, नव प्रकारवाद कहा जा रहा है, वह संरचनात्मक मार्क्सवाद का ही एक रूप है। इसे विकसित करने से जेफ्री अलेक्जेंडर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? जेफ्री अलेक्जेंडर, इनका नाम जो अलेक्जेंडर है, जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय हैं, आप जान ही रहे हैं। ये संरचनात्मक मार्क्सवाद का एक रूप के रूप में जाने जाते हैं और नव प्रकारवादी के रूप में इन्हें जाना ही जाता है। और इनका जो प्रमुख कृतियाँ रही हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय का पूछा जाता है, ठीक है। क्या है? नोट करिए, थ्योरिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। थ्योरिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। अगला जो इनकी रचना है नियो फंक्शनलिज्म, ये जेफ्री अलेक्जेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नियो फंक्शनलिज्म ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं नोट करा दे रहा हूँ। अगली पुस्तक इनकी है 20 लेक्चर्स
जिसमें सोशल थ्योरी, साइंस, वर्ल्ड वार सेकंड इन्होंने लिख रखा है। अगला लिख रखा है डरखीम सोशियोलॉजी, और अगला इन्होंने इसी में बता रखा है कल्चरल जो स्टडीज, ठीक है, कल्चरल स्टडीज, एक्शन एंड द इन्वायरमेंट्स इन्हीं की है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और फिक्स डे क्या है, फिक्स डे स्केल इन्हीं की है, और सोशल थ्योरीज, नियोफेमिनिज्म एंड बिहाइंड ये भी इन्हीं की कृत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी कृतियाँ आप नोट कर लिए होंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद की जो समस्याएं बताया है और उन्हें नव प्रकारवाद को दूर करने की इन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद विरोध करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं, रूढ़िवाद, आदर्शवाद तथा अनुभवता का विरोधी रूप में जाने जाते हैं। कौन? आपके जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बुक्स जो मैंने बताया है ये आप नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स। मैं इसलिए आपको बोल के नोट कराता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्ले पे मेरे इसमें लिखते नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं सब आपको लिख लिख के इस पर बता दिया करूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों के लिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न थोड़ा ऊपर कर दें ताकि दिखे आप लोगों का। प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? प्रश्न 9 कह रहा है, तो आपका ऑप्शन ए है जैक डेरिडा महोदय, ऑप्शन सी लुई अल्थुजर, ऑप्शन डी मिशेल फूको, ऑप्शन डी है जुगेर हैबरमास। प्रश्न 9 समझ गए होंगे कि निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये कौन कह रहे हैं? जैक डेरिडा महोदय। ऑप्शन ए जैक डेरिडा है, ऑप्शन बी लुई अल्थुजर है, ऑप्शन सी मिशेल फूको, ऑप्शन डी जुगेर हैबरमास। मैं एकदम क्लियर करके आप सभी को बताता हूँ ताकि आप सभी के पास अगर टाइम और समय ना हो क्लास देखने का, तो आप लोग जो कामकाजी महिला या पुरुष जो भी हों तो क्लास लगा के रख दीजिए, केवल सुना कीजिए, तो आपका 60% तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये सब तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा बने बन। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को अब तक मिल गया होगा, तो जुगेर हैबरमास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसको नोट करके आप लोग रखिएगा। जुगेर हैबरमास महोदय आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है, ये इन्हीं का क्वेश्चन है। क्योंकि जो इनकी बुक्स हैं आप नोट कर लिए, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेट एक्शन, क्या है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये जुगेर हैबरमास की बुक है, इसको नोट करके रखिएगा। इसमें इन्होंने क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए 4 स्वरूप को बता रखा है। आपके जुगेर हैबरमास क्रिया सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए 4 स्वरूप को बता रखा है। नंबर 1 इन्होंने क्या बता रखा है? विचारधारा, नंबर 1 इन्होंने क्या बता रखा? विधान मूलक क्रिया प्रारूप, इसको नोट कर लिए। नंबर 1 क्या क्या बता? विधान मूलक क्रिया प्रारूप। नंबर 2 इन्होंने बता रखा है आदर्शात्मक नियमन क्रिया प्रारूप, ठीक है। और नंबर 3 उन्होंने क्या बता रखा है? अभिनय शास्त्रीय क्रिया प्रारूप। और नंबर 4 इन्होंने क्या बता रखा है? ये सारी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग नोट करके रखिए। अभिनय शास्त्रीय क्रिया प्रारूप, नंबर 3 है आदर्शात्मक नियमन क्रिया प्रारूप, नंबर 3 अभिनय शास्त्रीय क्रिया प्रारूप, नंबर 4 है संप्रेषणीय क्रिया प्रारूप, ये है संप्रेषणीय क्रिया प्रारूप नंबर 4, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा। इस प्रकार उन्होंने 4 स्वरूपों का उल्लेख कर रखा है और इसी क्रम में हैबरमास ने जो इस मत का पुष्ट किया है, आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 9 भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखता हूँ क्या है आप सभी के लिए। जो है आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के हैं, लेकिन आप सभी के लिए जो है हर परीक्षा में काम आएगा ये, चाहे आप पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या किसी अन्य एग्जाम को परीक्षा को दे रहे होंगे सोशियोलॉजी से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? ये भी सुमेलित का प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, ये नोट करके रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा अति निश्चय, ऑप्शन ए अति निश्चय लुई अल्थुजर का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा संरचनाकरण इरविंग गॉफमैन का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा 9 प्रकारवाद जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय का बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा अविकृत संवाद जुगेर हैबरमास का बता रहा है। तो इसमें से कौन सा एक है ए बी सी डी में से जो सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 10 का आप सब बताइएगा इसका आंसर जो सही सुमेलित
नहीं है। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? संरचनाकरण। ये ऑप्शन बी आपका जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी संरचनाकरण, इरविंग गॉफमैन। तो इसका जो है संरचनाकरण के इरविंग गॉफमैन नहीं है। ये तो कौन है फिर? इसका तो आप लोगों को जानना चाहिए। तो इसका इरविंग गॉफमैन की जगह आपके एंथोनी गिडेंस महोदय हैं। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, संरचनाकरण के इंडियन जो आपके एंथोनी गिडेंस महोदय नहीं है, ना कि इरविंग गॉफमैन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर प्रश्न कह रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जेफ्री अलेक्जेंडर को बता रहा है, ऑप्शन बी लुई अल्थुजर महोदय को बता रहा है, ऑप्शन सी एंटोनी गिडेंस महोदय को बता रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है जुगर हैबर मास महोदय को बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन से फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं इसमें से। प्रश्न नंबर 11 का तो आप लोग, मुझे उम्मीद है इसका आंसर पा गए होंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी नोट करके रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन से फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं, ये जुगर हैबरमास संबंधित हैं। बाकी ये आपके जो है ABC ये तीनों राइटर नहीं संबंधित हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर, लुई अल्थुजर, ये एंथोनी गिडेंस नहीं है, जुगर हैबरमास संबंधित है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है प्रश्न नंबर 12 आप सभी के लिए। क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 12 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशेल फूको की कृत नहीं है? निम्नलिखित में से प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये जो मिशेल फूको महोदय हैं इनकी कृत नहीं है, यानी कि इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड पनिश बता रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है रीडिंग कैपिटल, ऑप्शन सी कह रहा है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी कह रहा है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन डी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें से कौन सा इनकी तो मिशेल फूको जो महोदय है इनकी कृत नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर पढ़े हैं तो ज़रूर बता देंगे इसका आंसर। तो आपका ये जो ऑप्शन बी है रीडिंग कैपिटल, ये मिशेल फूको महोदय की नहीं है। ये ऑप्शन बी ये मिशेल फूको महोदय की नहीं है। फिर ये बुक किसकी है रीडिंग कैपिटल? ये भी जानना चाहिए। तो ये आपका जो है रीडिंग कैपिटल आपका अभी आप पीछे पढ़े हैं लुई अल्थुजर महोदय का है। ये लुई अल्थुजर महोदय का है। मिशेल फूको ने ढेर सारी बुक्स लिख रखी है, आप लोग नोट कर लीजिए या जो है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बुक्स से। तो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इनस्टनी इन द एज ऑफ रिएशन। इस बुक को इन्होंने सन 1965 में लिख रखा है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। पहली बुक जो मैंने बताया इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, इन्होंने 1965 में लिख रखा है। ठीक है, और दूसरी बुक है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस, 1966 में इन्होंने लिख रखा है दूसरी बुक ये। और ये तीसरी बुक भी नोट कर लीजिएगा जो बता रहा हूँ मैं, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज, 1969 में इसे इन्होंने लिख रखा है। और चौथी बुक आप लोग नोट करके रखिएगा, इनकी जो चौथी बुक बता रहा हूँ ये क्या है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कोलॉजी ऑफ मेडिकल प्रिपरेशन। इसे कब लिखा है इन्होंने? 1975 में। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे उम्मीद कर रहा हूँ। और इन्होंने जो 5वीं बुक लिख रखा है इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे बता देता नहीं मैं ऐसे क्लास करके निकल जाता अभी। तो ये सारी बुक आपको एक जगह मिलती भी नहीं है, नोट कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगली बुक इनकी 5वीं बुक है पावर नॉलेज, 1980 में लिख रखा है। और 6वीं बुक इनकी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6वीं बुक क्या है इनकी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, 1981 में लिख रखा है। और 7वीं बुक इनकी जो है आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 7वीं बुक इनकी है द यूज ऑफ पल्स जो है प्लेजर, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, 1985 में इसे इन्होंने लिख रखा है। और इनकी जो 8वीं आखिरी बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द पर्सन,
सन 1979 यानी कि 1979 में लिख रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 7 बुक्स ही उनकी जो है ये आपका आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये 8 बुक्स थी, 7-8 बुक्स जो नोट कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है ये, आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा संरचनाकरण के सिद्धांत में एंथोनी गिनेस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं। संरचनाकरण के बारे में कह रहा है सिद्धांत में कि एंथोनी गिनेस जो है ये राइटर हैं, थिंकर आपके, निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं अपना ध्यान। ठीक है, संरचनाकरण में तो ऑप्शन ए संरचनाकरण द्वैतवाद के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी संरचना द्वैत, ऑप्शन सी द्विभाजी संबंध, ऑप्शन डी द्विचर प्रतियोग की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संरचना द्वैत। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपके जो ये एंथोनी गिडेंस महोदय हैं ये अभिकरण और संरचना के एकीकरण मूलक सिद्धांत का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। इस पर जोर देकर कहता है कि एंथोनी गिडेंस जोर देकर बहुत कहते हैं कि संरचनाकरण सिद्धांत में देखने को मिलता है कि जिसे मतलब जो देखने को मिलता है संरचनाकरण सिद्धांत पे, जिसको इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, नोट करके रखिएगा इन सब बुक का जो है एंथोनी गिडेंस का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में बता रखे हैं। क्या उसमें बताया है, कहते हैं कि संरचनाकरण सिद्धांत का केंद्रभूत अभिकरण और संरचना के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। और आगे कहते हैं कि अभिकरण और संरचना एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये दोनों इनका कारण है, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कहते हैं संरचनाकरण दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह संरचना द्वैत यानी द्वैतता पे आधारित कहते हैं, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, तो सुनिए ये क्या कहते हैं, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर से संबंधित है कहते हैं। और संरचनाकरण के सिद्धांत में संरचना की द्वैतता पर ही अपना ध्यान ये केंद्रित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा संरचना द्वैतवाद। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा 13 नंबर। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 14 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है, थोड़ा नीचे करें क्या, नहीं दिखेगा, नहीं दिख जाएगा, आपका समझ में तो आ जाना चाहिए इतना। ठीक है, इतना समझ में आ जाना ठीक है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या कहा है, कौन सा कथन असत्य है, पहचान कर सही विकल्प चुनें। ये कथन दिया है, इसमें से कोई एक कथन असत्य होगा, बाकी 3 कथन सत्य होगा, तो वही कह रहा पहचान कर इसका सही विकल्प चुनें, यानी सही उत्तर दें प्रश्न नंबर 14 का। तो ये क्या कह रहा है, कौन सा असत्य है, ऑप्शन ए कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि विसंरचना पद विशेष रूप से जैक डेरिडा के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, जैक किससे संबंधित है, जैक डेरिडा के कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन बी कह रहा विसंरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्यतः फ्रांस और अमेरिका में 1960 के दशक से प्रभावी रहा है। ऑप्शन सी कह रहा विसंरचना जो है द्वीप पर अवधारणात्मक प्राणियों का समर्थन करता है, जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी कह रहा है जैक डेरिडा प्रत्यक्षवाद और प्रघटना विज्ञान दोनों की समान आलोचना करते हैं। ये जैक डेरिडा मुझे कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद और प्रघटना विज्ञान दोनों की समान आलोचना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। विसंरचना द्वीप पर अवधारणात्मक प्राणियों का समर्थन करता है और जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है, ये असत्य है। ठीक है, बाकी जो आपका ये क्या है, ए बी और ये डी सही है, बाकी ऑप्शन सी असत्य है। ठीक है, क्योंकि विसंरचना में पद विशेष रूप से जैक डेरिडा ने जो लिख रखा है, इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, पुस्तक है क्या है, आप जेनोटोलॉजी, क्या है पुस्तक ना, आप जेनोटोलॉजी और राइटिंग एंड डिफिनेंस, ये इनकी पुस्तक नोट करके रखिएगा। इसमें इन्होंने बताया अस्तित्वान के बारे में और कहा है और स्पीच दे रखा है इस पुस्तक का, ये पुस्तक नोट कर लीजिएगा, ये भी जो आगे बता रहा हूँ, स्पीच एंड फिनोमेना एंड अदर इससे। ठीक है,
ये जयदेव महोदय पुस्तक है। और पोजीशन ये नोट ही कर लिए, अभी पिछले प्रश्न में मैं नोट कराया हूँ, फिर नोट कर लीजिए आप क्योंकि याद हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ये भी है। मैरिज ऑफ फिलासफी ये भी नोट कर लीजिएगा। और गियाज एक पुस्तक ये भी नोट कर लिए। द ट्रूथ ऑफ पेंटिंग ये भी यूज़ कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा सारी बुक। द पोस्ट कार्ड स्पीच ऑफ मार्क्स ये इनकी रचना है जो है, आपको इसको नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। 15 नंबर मिशेल फूको से संबंधित है। ये प्रश्न नंबर 15 मिशेल फूको से संबंधित। मिशेल फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन ए प्रोक्त विश्लेषण, ऑप्शन बी औद्योगिक पुरातत्व, ऑप्शन सी ज्ञान का पुरातत्व, ऑप्शन डी है प्रगत ऐतिहासिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञान का पुरातत्व। आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी ज्ञान का पुरातत्व। क्योंकि ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो जो मिशेल फूको हैं इनके मतानुसार ये कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिसमें कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे ज्ञान का पुरातत्व कहते हैं। ये आपके कौन? मिशेल फूको महोदय हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। ये 16 नंबर प्रश्न ये भी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, मतलब एक सही नहीं सुमेलित तो बाकी सब सही सुमेलित होगा। तो ऑप्शन ए ज्ञान और सत्ता मिशेल फूको का बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी संकेतक और संकेतिक जैक डेरिडा का बता रहा है। ऑप्शन सी नियम और समाधान एंथोनी गिडेंस का बता रहा है। ऑप्शन डी क्रिया और व्यवस्था हर्बर्ट ब्लूमर महोदय का बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, आप लोग बताइएगा फटाफट प्रश्न उत्तर नंबर 16 का। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, जो आपका ऑप्शन डी है ये सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। क्योंकि हर्बर्ट क्रिया और व्यवस्था जो है ये आप नोट करके रखिए, ऑप्शन डी क्रिया और व्यवस्था हर्बर्ट ब्लूमर महोदय का नहीं है, तो ये आपका जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय का है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किसका है, जेफ्री अलेक्जेंडर महोदय का नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 17। नहीं काफ़ी टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड करके देख लेते हैं आपका। ये 17 नंबर कह रहा है भारत के नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपुल्स ऑफ इंडिया परियोजना, कौन सा परियोजना, पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा 3000 से 4000 समुदायों की पहचान की गई है। किसके द्वारा, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत के नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना, ये पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना की बात कर रहा द्वारा जो है, ठीक है। 3000 से 4000 ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा 4000 से 5000, ऑप्शन सी कह रहा 5000 से 6000, ऑप्शन डी कह रहा 6000 से 7000, यानी समुदायों की पहचान कितने की गई है। तो पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी को नहीं पता होगा, इसलिए ऑप्शन बी मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4000 से 5000 इसका जो है आंसर हो जाएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत के जो विज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपुल ऑफ इंडिया नामक परियोजना को किसके द्वारा किया गया था, के.एस. सिंह के द्वारा किया गया था, नाम नोट कर लिया, के.एस. सिंह द्वारा। और इस परियोजना में इन्होंने कुल 4694 समुदायों की पहचान किया था भारत में। कितना, 4694, नोट कर लीजिएगा, इसको मैं पूरा नोट कर लीजिए, 4694, ठीक है, यानी 4694। तो ये इसी हिसाब से ऑप्शन बी में 4694 जो है आपका हो जाएगा 4694, ठीक है। तो ये 5000 के अंदर आएगा, 4000 से प्लस आएगा, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। अगला प्रश्न फटाफट आइए देख लेते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, भारत में त्रिभाषी सूत्र की संस्तुति निम्न में से किसने की है।
क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 18 आप ध्यान कि भारत में त्रिभाषी सूत्र की सुनिश्चित निम्न में से किसने की थी। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा भाषा आयोग, ऑप्शन बी कह रहा राष्ट्रीय एकता आयोग, ऑप्शन सी कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 18 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो है त्रिभाषी सूत्र की संस्थित निम्न में से किसने किया था। तो उपरोक्त सभी ये भाषा आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया था। और इसमें एक और आयोग छूट गया है, ये ज्ञान आयोग भी इसमें जुड़ा, आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका फटाफट। आज ये आप सभी के बीच फ्रेंड्स 18 प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के 18 प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, जरूर देखिएगा। खासकर वो छात्र छात्राएँ जरूर देखें, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो यूजीसी नेट दिसंबर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको देना है। तो आप सब जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि निःशुल्क क्लास और इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी और अगला किस टाइप का क्लास चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, जो है किस पे चाहिए, पीजीटी के लिए चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए, किसी अन्य एग्ज़ाम के अन्य परीक्षा के लिए चाहिए। जो है आप किसी भी स्टेट से, हर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी को।